ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने को है, वक्त हो चला है महादंगल का। और महादंगल की शुरुआत इस सवाल के साथ, क्या पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह है, हिंदू होना पाप है? हिंदुओं ने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि उनके साथ मारपीट आगजनी की जा रही है? बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है? आज इसी सवाल पर चर्चा करने वाले हैं। इसी सवाल और इसी चिंता के साथ आज देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू संगठनों ने बाकायदा प्रदर्शन किया। दिल्ली, कोलकाता, जम्मू, हैदराबाद, भोपाल सहित कई छोटे शहरों में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर विरोध बुलंद हुआ है और यूनूस सरकार के होश में आओ की नारेबाजी की गई। ये तस्वीरें सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो बांग्लादेश में हिंदू इस कदर असुरक्षित हो गए? क्या इसके पीछे पाकिस्तान है या बांग्लादेश में मौजूदा सरकार को किनारे कर कट्टरपंथ ने पूरी तरह से वहां पर कब्जा कर लिया है? अभी हाल ही में बांग्लादेश में एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की पीट कर हत्या कर दी। आरोप लगाया गया था कि उसने सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को भड़काया, जबकि बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसी RAB रैपिड एक्शन बटालियन ने स्पष्ट किया कि दीपू द्वारा ऐसी किसी भी पोस्ट का कोई सबूत नहीं मिलता। पहले दीपू को पीटा गया और उसके बाद आग लगा दी गई। तस्वीरें आपके सामने। इसी तरह जब ढाका में छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या हुई तो हादी के संगठन इकबाल मंच ने हत्या के पीछे भारत का हाथ बता दिया और ये कहते हुए 2 अखबारों के दफ्तर जला दिए कि वो मीडिया संस्थान भारत समर्थक रुख रखते हैं। तो क्या ये माना जाए कि बांग्लादेश के युवाओं को भारत और हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जा रहा है? और अगर हाँ, तो इसके पीछे कौन कौन से चेहरे हैं? क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के हाथ खेल रहा है या फिर मौजूदा सरकार ने अपनी गद्दी की सलामती के लिए कट्टरपंथियों से समझौता कर लिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोहम्मद यूनूस की अंतरिम सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम हो रही है और देश भीड़ तंत्र चला रहा है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले इस मुद्दे पर जो बयान सामने आए हैं वो सुनिए। दुनिया के किसी भी कोने में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा, हिंदू समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा। हर जगह जो अत्याचार हो रहा है, हर देश में हो रहा है, हिंदुओं के साथ हिंदू होना कोई गुनाह नहीं है, इसलिए ये सब बंद होना चाहिए। हमारी सहायता से जो अपना जीवन जीता है उसको एक कड़ा संदेश देना परम आवश्यक है कि समझ जाओ, जो आप हिंदुओं को वहाँ पर नाश करना चाहते हो, समाप्त करना चाहते हो, उसकी मानसिकता को समाप्त करो। अपनी भारत सरकार से अपील करते हैं कि अगर बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो मेरे देश भारत से बांग्लादेशियों को निकाला जाए। जहाँ मेरे देश में भारतवासियों की इज्जत नहीं, हमारे देश में बांग्लादेशियों का क्या काम? अगर कुछ दिनों के अंदर हिंदुओं पे हमले नहीं ठके तो बजरंग दल, दिल्ली का बजरंग दल का कार्यकर्ता जो अवैध घुसपैठी हैं, अवैध बांग्लादेशी हैं, उनको हम निकालकर बाहर करेंगे। मरने वाला मुसलमान, मारने वाला मुसलमान, सरकार मुसलमान, हिंदुओं का क्या दोष? आज हिंदू यहाँ परेशान है, अपने घर में पीड़ित है, घरों में आग लगाई जा रही। हमारी अपील है कि बांग्लादेश को रसद पानी जो दिया जा रहा, बिजली दी जा रही, वो तुरंत बंद कर देना चाहिए और हिंदुओं को समान अधिकार मिलना चाहिए, वहाँ पर उनकी रक्षा होनी चाहिए। ये जो हालात बने हैं हिंदुओं के खिलाफ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जवाबदेही कब और कैसे तय की जाएगी? यूनूस सरकार भीड़तंत्र के आगे घुटने टेक चुकी है, वहां पर बिगड़ते हालात के पीछे आखिर कौन है? असीम मुनीर के हाथों की क्या कठपुतली बन चुके हैं बांग्लादेश में बैठे हुए यूनूस? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा होगी, क्योंकि देश के भीतर इस मुद्दे पर आक्रोश बढ़ता हुआ चला जा रहा है। हिंदुओं के ऊपर जिस तरह का अत्याचार बांग्लादेश में किया जा रहा है, एक आंकड़ा आपके सामने रखती हूं और उसके बाद अपने पैनल के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। बांग्लादेश में किस तरह से हिंदुओं की आबादी घटती हुई चली जा रही है, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा पाकिस्तान में हम सब ने देखा है। 1974 में 13.5% वहां पर हिंदू थे, 1981 में 12.1% हुए, 1991 में 10.5%,
2001 में 9.3%, 2011 आते आते 8.5% और 2022 में 7.95%। 2025 का आंकड़ा अगर आप देखेंगे, ये जो घटती हुई तादाद है ये यही बताएगी कि तकरीबन 5% के आसपास हो सकता है 2025 में हिंदुओं की आबादी बांग्लादेश में हो। घटती आबादी क्या बताती है? बांग्लादेश में जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं उसको लेकर भारत सरकार क्या कर रही है? विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे हुए थे, इसका क्या असर देखा जाएगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा होगी। इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। प्रदीप भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। प्रोफेसर रतन लाल जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय सरकार जी, आप टीएमसी के समर्थक हैं, हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। हमारे साथ जगविंदर पटियाल, हमारे रोविंग एडिटर एबीपी न्यूज के स्टूडियो में आ चुके हैं। शरीयत खान, वरिष्ठ पत्रकार, बांग्लादेश से जुड़ेंगी। इशिका तनेजा, सनातन प्रचारक, आज उनकी ओर से भी जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन का वो हिस्सा रही, वो भी हमारे साथ होंगी। और राकेश सिन्हा जी भी विचारक आरएसएस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले प्रदीप भंडारी जी, शुरुआत आपसे करते हुए, अब इस तरह का माहौल है देश के भीतर, बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आपकी सरकार क्या कर रही है उनको बचाने के लिए? जी, पहले तो हमारे हिंदू भाई दीपू दास की जिस तरीके से निर्मल हत्या इस्लामिक कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में करी, मैं 15 सेकंड का मौन रखना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए चित्रा जी, हमारी सरकार इस पूरी की पूरी सिचुएशन पे नजर बनाए रखे है और हमने ओपनली भी ये कहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पे बांग्लादेश की वहां की सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, वरना हमारी सरकार नजर बनाए हुए है और जो भी हिंदुओं को बचाने के लिए कार्य करना होगा हमारी सरकार करेगी। हम टीवी के स्टूडियोज पे या पब्लिक डोमेन के इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते, पर आपको ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारा पूरा का पूरा तंत्र इस पर 24 घंटे 365 समय नजर बनाए रखा है और एक बड़ी रणनीति के तहत हम आगे बढ़ेंगे। पर मैं यहाँ पे एक आपको बड़ी बात बताना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये है पी चिदम्बरम, ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। इन्होंने जब हमारी सरकार सीए कानून लेके आई थी तो इन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो जो सीए कानून मोदी सरकार लेके आई है, जिसके तहत जितने भी बांग्लादेश के अंदर या पाकिस्तान के अंदर हिंदू हैं उनको हम नागरिकता देने की बात कर रहे थे। इसका विरोध किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था, राहुल गांधी ने विरोध किया था, ममता बनर्जी ने विरोध किया था। तो आज जिनका हृदय जागा है, क्या वो मानेंगे कि उन्होंने जो विरोध सीए का किया था आज उसके लिए उनको देश से माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि दीपू दास तमाम उसके परिवार के लोगों को नागरिकता देने का कार्य ही सीए का कानून कर रहा था। दूसरों पर राजनीति के आरोप लगाते हैं प्रदीप भंडारी जी, पे भी चिंता जताना चाहता हूं और फिर बीजेपी की ओर से ये दावा कर दिया जाता है कि एनडीए गठबंधन शासित राज्यों में प्रदर्शनकारियों पर हमला किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ देश में ही विरोध शुरू हो गया है। ममता बनर्जी ने बंगाल में कई जगह मिनी पाकिस्तान बना दिया है। तो क्या बीजेपी इस पर राजनीति नहीं कर रही है? पहले तो बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनकी सुरक्षा के लिए सरकार कितनी प्रतिबद्ध है वो नजर आए, उसके बाद देश की सियासत आगे कर लीजिएगा प्रदीप भंडारी जी। अभी तो आपको, ममता बनर्जी को, कांग्रेस पार्टी को, तमाम दूसरी सियासी पार्टियों को मिलकर जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिनका कोई कसूर नहीं है, बांग्लादेश की सत्ता से, वहां के हुक्मरान से, वहां की कट्टरपंथी जमातों से कोई जिसका रास्ता नहीं है, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं प्रदीप भंडारी जी आप लोग? चित्रा जी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसके ऊपर क्लियरली कहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति है उसके ऊपर एमईए जो है वो अपनी पूरी नजर रख रहा है और जैसे जैसे जो स्टेप्स लिए जाएंगे, जब वो स्टेप्स रिजल्ट देंगे, हम जनता और देश के सामने रखेंगे। स्टेप्स प्रोसेस में है और उसके पहले हम हमारे विरोधी या किसी भी कट्टरपंथी को हमारे कदमों के बारे में नहीं बताना चाहते। पर ये नेशनल यूनिटी का समय है और इस नेशनल यूनिटी के समय चित्रा जी, जब दिग्विजय सिंह, राशिद अल्वी जैसे नेता ये बयान देते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर की स्थिति बांग्लादेश जैसी है,
तो हमें चिंता होती है, क्योंकि हम तो हर विपक्षी दल से चाहते हैं कि जो बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है उस पर वो खुल के हमारे साथ खड़े रहे और उसका समाधान। हमारी नीयत गलत होती तो हम इतने पहले सीए क्यों लेके आए थे? हम सीए इसीलिए लेके आए थे। अगर ये इसका विरोध नहीं करते तो रूल फॉर्मेशन और जल्दी हो तो सबको दी जाती सदन के भीतर बयान भी दिया गया था बांग्लादेशी हिंदू और ठीक है, खुलकर आइए कि सीए के तहत सिटीजनशिप का फॉर्म फिल करे, हम साथ में खड़े होंगे। प्रोफेसर रतन लाल जी, ये बात तो बिल्कुल सच है कि जब सीए की बात होती है तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से किस तरह के बयान दिए जाते हैं और यहां पर दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को क्या हो जाता। अभी पृथ्वीराज चौहान के बयान पर इतना बवाल देश के भीतर पाकिस्तान को लेकर मचा था, अब दिग्विजय सिंह भी उसमें कूद पड़े। वो बयान दे रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही कार्रवाइयों का रिएक्शन है। क्या कार्रवाई हो रही है अल्पसंख्यकों के खिलाफ? कौन सी सरकार कर रही है? किसको जिंदा जलाया जा रहा है, किसको मारा जा रहा है? रतनलाल जी, दिग्विजय सिंह कौन से विषय को लेकर यहां पर सामने आए हैं? रतनलाल जी जी शुक्रिया। देखिए, कोई भी सिविलाइज सोसाइटी में जो सेंसिटिव कोई भी व्यक्ति, पार्टी होगी या नेशन होगा तो किसी तरह की लिंचिंग और हिंसा का समर्थन नहीं करेगा। इसलिए जो बांग्लादेश में जो हो रहा है वो पार्टी की तरफ से और व्यक्तिगत तौर से भी मैं उसकी निंदा करता हूं। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के प्रवक्ता लगातार कह रहे थे हम नज़र बनाए हुए हैं, नज़र बनाए हुए हैं, नज़र बनाए हुए हैं। इतना बड़ा देश है, दुनिया के बाहुबली नेता हैं, बाहुबली पार्टी है और अभी तक नज़र ही बनाए हुए हैं। देखिए, बांग्लादेश के साथ हमारा संबंध ठीक था, नेपाल के साथ ठीक था, भूटान, सब पड़ोसी मुल्क के साथ भारत का ठीक था। कंप्लीट फेलियर ऑफ डिप्लोमेटिक पॉलिसी। आपसे नेपाल का ठीक नहीं है, श्रीलंका का ठीक नहीं है, बांग्लादेश का ठीक नहीं है, चाइना उधर है, अमेरिका के सामने आप क्यों ठोकर जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। कई बार अमेरिका कहता है कि हमने कराया वहाँ पे युद्ध विराम, आपसे आवाज़ नहीं निकलती है। सवाल ये है कि सरहद पे तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। इनको बांग्लादेश के हिंदुओं से कोई दिलचस्पी नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, चाहे जातीय भेद हो, नस्ल भेद हो, चाहे फिलिस्तीन का मसला हो, चाहे अफ्रीकन स्ट्रगल हो, ट्राइबल का मसला हो, माइनॉरिटी का मसला हो, दलित का मसला हो, हर समय कांग्रेस पार्टी पीड़ितों के पक्ष में खड़ी रही है। ये इनको पता होना चाहिए। इंदिरा जी ने जब बांग्लादेश का विभाजन कराया, जब पाकिस्तान का विभाजन कराया, तो इन्हीं के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि दुर्गा हैं, देश की दुर्गा हैं। क्या बात है कि जब 30-40 साल हमारे संबंध ठीक थे, मोदी शासन के आने के साथ ही अपने विरोधी नेता संबंध को खराब होने दुर्गा लगे। कह दिया। आपसे ऑपरेशन सिंदूर होता है, फिर सबूत मांगने के लिए बैठ जाते हैं लोग, उसके बाद सवाल खड़े किए जाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में कहीं हमारे ही लोग तो नहीं मार गिराए गए, कहीं भारतीय वायुसेना। अरे क्या सुनिए प्रोफेसर रतनलाल जी, वो तो फिर सीखिए ना आप लोग अटल बिहारी वाजपेयी से कि अगर ऐसा हुआ था तो फिर उनकी ओर से दुर्गा कहा गया। और अभी जब पाकिस्तान के अंदर घर में घुसकर हमारी सेना मारती है तो पूछा जाता है हमारी वायुसेना के कितने विमान मार गिराए पाकिस्तान ने। सुनिए पृथ्वीराज चौहान का बयान, आप लोगों को भी तो सीखना पड़ेगा ना फिर इसके लिए। अरे विदेश मंत्री कितनी बार बोल चुके हैं, भारत के विदेश मंत्री 75 बार बोले हैं, लेकिन आपको अपने विदेश मंत्री पर भरोसा रखना नहीं है। मैं ये पूछ रही हूँ, मैं ये अभी ट्रंप नहीं आ रहे हिंदुओं को बचाने, अभी भारत के लोग, आप ही लोग जाग जाइए रतनलाल जी, वरना कट्टरपंथी देश के भीतर भी जो दुर्दशा करेंगे ना, आप लोगों को अंदाजा नहीं है। मैं पूछ रही हूँ, ये दिग्विजय सिंह क्या जरूरत है उनको? आप मुझे दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? बहुत देर से आप बोल रहे थे, 3 मिनट आपको बोलने दिया मैंने, पूरा 3 मिनट आपको बोलने दिया, पूरा 3 मिनट आपने बोलने दिया। रतनलाल जी, दिग्विजय सिंह ने कौन सा उदाहरण देखा है, कौन सा देखा है उदाहरण, कौन सा? अरे आदिवासी महिला देश के हमारे राष्ट्रपति हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को बैठकर यहाँ पर जातिवाद फैलाते हुए। जब हिंदुओं की बात होती है तो आ जाते हैं आप लोग दलित और हिंदू और ब्राह्मण लेकर। क्यों नहीं बात करें आप लोग हिंदू बनकर? एक हिंदू मारा गया, आपको पता है कौन सी जाति का था वो? बांग्लादेश में जो व्यक्ति मारा गया है वो कौन सी जाति का था, वो कौन सी जाति का था? करा, बिल्कुल करा अखलाक पर डिबेट। अभी अखलाक की बात नहीं हो रही है, अभी दीपू की बात हो रही है जिसको बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने मारा और जिंदा जला दिया। बिल्कुल एजेंडा सेट करूंगी, जिम्मेदारी है ये मेरी, एजेंडा सेट करना। दिग्विजय सिंह क्या बता रहे हैं, देश के भीतर चिल्लाइए, कौन मना कर रहा है आपको चिल्लाने के लिए? आप पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। हिंदुओं को जातिवाद में बांटकर कौन सी जाति का था जो मारा गया, कौन सी जाति का था जो जिंदा जलाया गया है, कौन सी जाति का था? आप त्रिपाठी हैं, कौन सी जाति का था?
कौन सी जाति का था रतनलाल जी? कौन सी जाति का था रतनलाल जी? मैं हिंदू हूँ। एकदम है। कौन सी जाति का था? और मुझे जग है इस बात का कि कांग्रेस का प्रवक्ता बैठकर हिंदुओं को जातिवाद में बांट रहा है। उससे सवाल पूछा जा रहा है कि हिंदू मारा गया, वो बैठकर मुझे जाति गिरा रहा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जवाब बैठकर यहाँ पर मेरी जाति देख रहे हैं। चश्मा बदलिए अपनी जाति का और शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। आपने तो रतनलाल लिखा है, मुझे तो पता नहीं है कि आप कौन सी जाति के हैं और यहाँ पर बैठ के आप एंकर की जाति देख रहे हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है रतनलाल जी। आप लोगों को क्या है बताइए? गलत बात है रतनलाल जी। मुझे नहीं पता आप कौन सी जाति से हैं और मेरे लिए ये विषय भी नहीं है कि रतनलाल जी कौन सी जाति के हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, इतना बहुत है। दीपू कौन सी जाति का था जिसको मार गिरा गया? जाति जाति गिनते हैं आप ही लोगों के लिए। दिनकर साहब लिख कर गए हैं कायर क्रूर लोग जाति भेद को बढ़ावा देते हैं। अरे रोना बंद कर दिए, रोना बंद कर दीजिए, रोना बंद कर दीजिए। प्रदेश 4 नंबर पे बिहार, बांग्लादेश की बात हो रही है, लेकर आ गए एग्रेसिवली बात कर रहा हूं। दिग्विजय सिंह ने किसकी बात कही है? हिंदू दिग्विजय सिंह ने किसकी बात कही है? दलित कौन है? हिंदू नहीं है? जातियों का एक समूह है। दलित क्या हिंदू नहीं है? दलित क्या हिंदू नहीं है रतनलाल जी? आप बताइए कि दलित क्या हिंदू नहीं है रतनलाल जी? हिंदू में ब्राह्मण है कि नहीं रतनलाल जी? दलित हिंदू हैं? अपना चश्मा बदलिए। जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग, मूर्खों की जमात पैदा हो गई है इस देश के भीतर। चलिए मैं आ जाती हूँ यहाँ पर। मनुस्मृति देखिए, अरे मनुस्मृति पढ़िएगा आप लोग, मनुस्मृति का पता नहीं। संजय सरकार जी अब आपके पास आते हैं, शर्म आनी चाहिए। प्रियंका गांधी सदन में मुद्दा उठा रही है और कांग्रेस का प्रवक्ता आकर मनुस्मृति पढ़ा रहा है यहाँ पर। शर्म आनी चाहिए आपको। मनुस्मृति पढ़ा रहे हैं, देश का संविधान पढ़िए, खाली किताब हाथ में लेकर चलने से नहीं होगा। अब मैं आ जाती हूँ संजय सरकार जी, एक टिप्पणी आपकी, उसके बाद बाकी लोगों के पास आऊंगी। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि ममता बनर्जी भी हिंदुओं के साथ वही कर रही है जैसा कि बांग्लादेश में हो रहा है। मैंने पाकिस्तान कई जगह ममता बनर्जी ने बना दिया है। देखिए शुभेंदु अधिकारी क्या बोला सुनिए। मुझे बंगाल का सरकार ममता दीदी का चल रहा है, यूनुस का सरकार इससे बेहतरीन चल रहा है। ये शुभेंदु अधिकारी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बंगाल का बोल रहे हैं। कब बोला था? ये तो भाषण में, ओपन भाषण में बोल रहे हैं, सुनिए ना। अभी क्या है? ये सुनिए, 2 दिन पहले बोले हैं। देखिए दीपू दास का मरने का पहले बोल, यूनुस का सरकार अच्छा चले। मैं बीजेपी सुना प्रदीप भंडारी जी से जवाब ले लूंगी, ठीक है? एक बार उनकी बात। दीपू दास को मौत जो हुए हैं, बहुत दुखित बात है। वो भी एक दलित का बेटा था, वो मरे हो लेकिन वो हिंदू सनातनी थे। इसमें मेरे कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे देश में एक छत्तीसगढ़ का भाई राम नारायण बाघेल करके, उसको भी पालकाट में, ये भी एक शेड्यूल कास्ट का एक मतलब जो हरिजन का बेटा थे। हाँ, इनको भी देखिए पीट पीट के मारा गया है। कौन मारा है? बीजेपी आरएसएस का कार्यकर्ता ने मारे हैं इसको। केरल का पालकाट में। कौन सा कार्यकर्ता, नाम बताइए। जो कार्यकर्ता 5 आदमी पकड़ा गया है, आप देख लीजिए, आपको न्यूज में बैठता, आपको तो और भी ज्यादा जानकारी है। पालकाट में ये मारा कि नहीं, जिसको पकड़ा गया 5 आदमी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के समर्थक था। पकड़ा गया था या कार्यकर्ता था? पालकाट डिस्ट्रिक्ट का था। फेक न्यूज ये मरा है कि नहीं? अरे प्रदीप भंडारी चिल्लाने से नहीं होगा। प्रदीप भंडारी, आप लोग जैसे नकली हिंदू को ना, हम लोग बहुत अच्छा, बिहार में समस्तीपुर में जब मंदिर तोड़ा जाता है, वो भोले बाबा को बेड़ा लगा कर घुमाया जाता है, आप लोग जैसे हिंदू चुप रहता है। 1400 साल पहले दिल्ली में जब मंदिर को तोड़ा जाता है, आरएसएस दिल्ली में पार्किंग के लिए, आप लोग चुप रहते हैं। बहुत बड़े बात बोलते हैं, बड़े बात मत बोलिए। आपको पोल खोलेंगे ऐसे ना, आप समझ नहीं पाएंगे। इसका नाम शांतनु ठाकुर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट शिपिंग, भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल है। ये जियाउर रहमान का लिख रहा है, बैटालियन 85 बीएसएफ को ये 3 केजी बीफ लेके जाएंगे बांग्लादेश में, आप लेने का परमिशन दीजिए। आप मत बोलिए, मत बोलिए। आप जैसे हिंदू, नकली हिंदू को बोलने नहीं चाहिए। एक आदमी और दिखाएंगे, ये तो एमएलए बन गया है, ये एमएलए बन चुका
हैं। बॉबी हकीम जो चाह रहे हैं कि कलकत्ता मुस्लिम मेजॉरिटी बन जाए, है बंगाल को मुसलमान मेजॉरिटी बनाना चाहोगे, बंगाल के बंगाली हिंदुओं को प्रताड़ित करोगे, मुर्शिदाबाद के अंदर हरगोविंद भूल गए, बकवास करते हैं। हिंदू की जब भी बात आती है उधर की बात करते हैं, नेता को बोलो। इसके नेता है, फ्रॉड करता है शुभेंदु अधिकारी, समीर भट्टाचार्य आरएसएस का नेता लिखता है मैंने 2.5 करोड़ रुपया खा के बैठा किया है, नौकरी देने के नाम पे, टिकट देने के नाम पे 2.5 करोड़ रुपया शुभेंदु अधिकारी ये समीर भट्टाचार्य को लेकर लिखता है, ये समीर भट्टाचार्य को लेकर लिखता है। समीर जब हिंदू की बात होती है तो जाके अपना वोट बैंक दिखाते हो, शर्म आनी चाहिए संजय सरकार। आपको ममता बनर्जी का स्टेटमेंट बताऊं, ये रहा ममता बनर्जी का स्टेटमेंट, क्या बोला ममता ने कि सीए इम्प्लीमेंट नहीं करने देगी, ये बोला था ममता बनर्जी ने कि भाई हम सीए इम्प्लीमेंट नहीं करने देंगे और कुछ बेटियों को बार-बार कहा जाता है ना 9 मन तेल होगा, एक कहावत बहुत, अब दीदी प्रधानमंत्री होंगे तो बांग्लादेश भारत में मिल जाएगा, ठीक है वो न जाने कब समय आएगा। अभी की बात करते हैं ना, अभी की बात करते हैं। इसके पहले कि बाकी लोगों के पास आऊंगी, उसके पहले जगविंदर पटियाल आपके पास आते हुए, ये जो मौजूदा हालात पैदा हुए हैं, क्या सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है? देश के भीतर वीएचपी ने आज जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है, अब दबाव बढ़ रहा है, तो फिर अब आगे किस तरह की स्थिति बनती हुई आपको नजर आ रही है बांग्लादेश के भीतर? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेके जो भी सिचुएशन होती है, जो जितनी भी स्टेट पुलिसेस होती हैं उनको हैंडल करना होता है। कहीं लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, कहीं बातचीत से मसला हल हो जा रहा है, लेकिन विरोध प्रदर्शन करना किसी का भी हक है। सवाल बड़ा ये उठता है कि आखिरकार एंटी हिंदू पॉलिसीज इंप्लीमेंट क्यों हो रही है बांग्लादेश में? इसके पीछे कौन काम कर रहा है? इसके पीछे चित्रा साजिश काम कर रही है पाकिस्तान की। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब तक शेख हसीना थी वहां पर तो ऐसा लगता था कि वो भारत की तरफ से ज्यादा बात करती हैं या प्रो भारत मानी जाती हैं। जब से वो भारत में शरण लिए हुए हैं, और दूसरी बात, जब से तालिबान के साथ भारत के रिश्ते सुधरे हैं, आप ये देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान और आईएसआई बिल्कुल हिंदुस्तानियों के खिलाफ और किस तरह से एंटी हिंदू छवि बनाने में लगे हुए हैं बांग्लादेश में। वहां पर जमात को इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं सिंपल एक बात कहना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर और विरोध प्रदर्शन एक तरफ है, लेकिन बांग्लादेश में जो स्थिति खराब की जा रही है, कैसे उसको पाकिस्तान वहां पर जमात के जरिए एंटी हिंदू बांग्लादेश बनाने की सोच रखता है, ये एक तरह से उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। और इसका दर्द क्या है? पहला दर्द शेख हसीना का भारत में शरण लेना, और दूसरा दर्द तालिबान को भारत का समर्थन और तालिबान का भारत के साथ अच्छा रिश्ता होना, क्योंकि डूरन लाइन पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान लड़ रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश में वहां की जनता को इस्तेमाल करके उसको एक एंटी हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जाए। इतने बुरे दौर में बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते कभी नहीं रहे जैसा कि मौजूदा वक्त में हम देख रहे हैं, लेकिन वहां पर कट्टरपंथी जमातों का जिस तरह से बढ़ावा हो रहा है और यूनुस चुप्पी साधे हुए हैं, ये अपने आप में बेहद चिंताजनक है। और राकेश सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले जल्दी से मैं राकेश सिन्हा जी हमारे साथ आ चुके हैं। राकेश सिन्हा जी, ये जो हालात पैदा हुए हैं, अब सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि वहां के हिंदुओं को बचाने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रही है भारत की सरकार, और सवाल वाजिब है। पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो गाजा को लेकर, जो इस्लामिक मुल्कों में जो समस्या होती है उसको लेकर चिंतित होती थी, आज हिंदुओं के साथ बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में सुनियोजित ढंग से जो उन पर हिंसा हो रही है उस पर चुप्पी साधे हुए। उसका एक बड़ा कारण है कि हिंदू समाज जो भारत का मेजॉरिटी कम्युनिटी है, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज में बांग्लादेश को के हिंदुओं को लेकर या पाकिस्तान के हिंदुओं को लेकर जो विभाजन है उसका लाभ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उठा रही हैं। उन्हें लगता है ये सांप्रदायिक मुद्दा है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ चित्रा जी, और आपका डिबेट बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर है और महत्वपूर्ण तरीके से आप कर रही हैं। 2016 में अबुल बरकत ने एक पुस्तक लिखी थी। अबुल बरकत ढाका यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। उस पुस्तक का नाम था रिफॉर्मिंग एग्रीकल्चर और लैंड एंड वाटर बॉडीज इन बांग्लादेश। उस पुस्तक में उन्होंने बताया कि 767 हिंदू पर डे बांग्लादेश में मिसिंग है। 767 हिंदू प्रत्येक दिन बांग्लादेश से मिसिंग है। ये आज का फिनोमेना नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा 2001 से 2022, ये उन्होंने कहा 1991 से 2001 से 2012 तक उन्होंने जो डाटा आंकड़ा दिए, 774 हिंदूज पर डे मिसिंग है बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश में जहां पॉपुलेशन 29% था 1941 में, इस पाकिस्तान जो था वो घटकर 13% रह गया है। अब वो तो इस हालत में है कि हिंदुओं की स्थिति समाप्त हो रही है। 3 महत्वपूर्ण पक्ष है जो हमारा सीधा हस्तक्षेप नहीं हो पा रहा है। पहला, नेहरू लियाकत पैक्ट।
बार बार लोग कहते हैं हम नेहरू पर क्यों जाते हैं, हम जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन नेहरू लियाकत पैक्ट बिना भारत के मंत्रिमंडल की अनुमति का, बिना मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लाए नेहरू जी और लियाकत ने पैक्ट किया था, जिसके खिलाफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल की धरती से थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था मंत्रिमंडल से। उस पैक्ट के अनुसार कहा गया कि जो माइनॉरिटी हैं उसकी चिंता वहाँ की सरकारें करेंगी। इस देश का विभाजन करने में कोई रेफरेंडम नहीं हुआ था, इस देश के लोगों की राय नहीं ली गई थी। इस देश का विभाजन राजनीतिक दलों ने, राजनीतिक पार्टियों ने, राजनीतिक नेताओं ने अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग के आधार पर की थी। इसलिए वहां के हिंदुओं की जिम्मेदारी भारत की सरकार को लेना चाहिए था, जो नहीं लिया। दूसरी महत्वपूर्ण पक्ष इसमें है बांग्लादेश के बारे में, इट इज इस्लामिक वॉर अगेंस्ट हिंदूज। ये कोई बांग्लादेश का नहीं है। 1991-2001 के बीच में जो 767 हिंदूज रोज गायब होते थे, कौन कर रहा था? इट इज इस्लामिक वॉर अगेंस्ट हिंदूज। इस्लामिक ताकतें ने हिंदुओं के खिलाफ एक जंग छेड़ा है, उसके कारण तो क्या कर रहे हैं हम? इस्लामिक ताकतें हिंदुओं का कत्लेआम कर रही है, क्या कर रहे हैं हम? एक बांग्लादेश के बारे में बोलेंगे। अब दो समाधान में कह रहा हूं। पहला समाधान यह है, पहला समाधान यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एकजुटता के साथ हम इस इस्लामिक आक्रमण के खिलाफ आवाज उठाएं। ये बांग्लादेश का आक्रमण नहीं है, ये इस्लामिक आक्रमण है, और इस्लामिक आक्रमण को इस्लामिक आक्रमण की तरह देखना पड़ेगा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि शेख हसीना सिर्फ हैं इसलिए युद्ध हो रहा है। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, 60% हिंदू जो लैंडलेस हो गए। दूसरा, पश्चिम बंगाल के लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, और मैं ममता बनर्जी और टीएमसी से अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो पोजीशन है बांग्लादेश पर, उसके पीछे खड़े हो जाए। ये सवाल वोटों का नहीं है, सवाल देश के उन हिंदुओं को बचाने का जो निर्दोष थे, जो पार्टीशन के कारण बांग्लादेश चले गए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि हम अपनी भारत के मुसलमान, ये वक्त है भारत के मुसलमानों को, फिलिस्तीन के ऊपर वे सड़कों पर आते हैं, बहुत दर्द होता है, हमें भी दर्द होता है जब भी कोई बाहर मुसलमान भी मारा जाता है, लेकिन बांग्लादेश में अपने ही भाई मारे जा रहे हैं। 47 से पहले भारत माता के संतान थे। वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर का ही गीत वहाँ का राष्ट्रगान है। उस बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं पर आज कोई क्यों नहीं आते हैं? यदि पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो जाएगा तो ये सरकार को एक ताकत मिलेगी। इससे हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाकर राकेश सिन्हा जी की जिम्मेदारी है ना, राकेश सिन्हा जी हम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं। उनको साथ में ले, सत्ता पक्ष और विपक्ष देखिए होकर समय और यहाँ पर हिंदुओं की ये जो लड़ाई है ये जातियों में कम से कम नहीं बटे। मैं इस तरह की उम्मीद कर रही हूँ। हमारे साथ इस वक्त शरीयत खान जी, वरिष्ठ पत्रकार बांग्लादेश की जुड़े हुए, उनके पास जाऊंगी, लेकिन इशिका तनेजा जी एक टिप्पणी बाकी लोगों के इनको उसको बोलने में सुविधा होगा। बोलिए। 2001 में ना आवामी लीग जब सरकार से चला गए थे, बांग्लादेश का सुनामगंज बोल के एक जगह, जो वहाँ पर बंगाली मैंने एक हिंदू बहुत बड़ा नेता था, सुरजीत सेनगुप्ता, बहुत पुराना एमपी था। पूर्णिमा सील बोल के एक लड़की था, उसको परिवार में से आवामी लीग कर किया था। बीएनपी के 16 आदमी मिलकर 14 साल को जो बच्ची थी उसको बलात्कार किए थे। 16 आदमी मिलकर माँ में रो रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। इतना बड़ा घटना घटा था। जो बांग्लादेश के जो पत्रकार बैठा है उस और भी अच्छा था। सुरजीत सेनगुप्ता तो हमेशा आवाज उठाते थे बांग्लादेश में, जो हिंदुओं के इस तरफ नहीं, हिंदू अगर नहीं रहेंगे तो ये बांग्लादेश नहीं। धीरेन्द्रनाथ दत्त बांग्ला भाषा के लिए आंदोलन किए थे। जब सीए की बात होती है, एनआरसी की बात होती है, तो यहाँ पर तो बवाल शुरू हो जाता है। यहाँ पर तो जबरदस्त तरीके से देखने को मिलता है सीए एनआरसी पर। तो जब एकजुट नहीं रहेंगे इस मुद्दे पर तो यही हाल होगा। पहले तो खुद में झांक कर सारे नेता पूछे अपने आप से कि राजनीति पहले है या देश पहले है, और देश का नागरिक पहले है, या फिर हिंदुओं को लेकर अगर एकमात्र आप लोग बहुसंख्यक हिंदू आबादी वाले मुल्क में भी अगर एकजुटता हिंदुओं के मुद्दे पर नहीं देखी जाएगी तो ये तो शर्मिंदगी की बात है ना। कोई एक नहीं है, कोई एक नहीं है। हम सब ने देखा है किस तरह की यहाँ पर खालिश और गंदी राजनीति होती है। इशिका तनेजा जी आपके पास आते, मैं आ रही हूँ। बोलिए प्रदीप जी। इशिका जी आ रही हूँ, उसके बाद शरीयत खान जी आपके पास आ रही हूँ। बोले प्रदीप भंडारी जी। चित्रा जी, इशिका जी, मैं अब 10 सेकंड लूंगा। आप इशिका जी बारे इनका दोहरे मापदंड देखिए। आज बंगाल में हिंदू दीपू दास की बर्बर हत्या के खिलाफ जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, ममता बनर्जी की पुलिस हिंदुओं पे लाठी चला के ये हमारे बंगाली हिंदुओं को खून कर दिया ममता बनर्जी की पुलिस ने। तो क्या बंगाल के बहुत बंगाली हिंदू का नाम जैसे चुनाव आते हैं, बथुआ लोग को नाम या वोट वाली से काट दिए हैं। जो 2002 से 2024 के बीच में आए थे, ये एसआईआर में उसको नाम काटा गया है। कोई जिहादी को नाम नहीं काटा गया है, कोई मुसलमान को नाम नहीं काटा गया है।
कोई जिहादी को नाम नहीं काटा, कोई मुसलमान को नाम नहीं, कोई भी रोहिंग्या नहीं मिला है। 3 रोहिंग्या मिला, 90 घुसपैठ मिला है। बाद में 2002 से 2024 के बीच में जो हिंदू आए थे और हिंदू को नाम काटा गया है। आपको शर्म होना चाहिए। जो हिंदू आपको 2 से 16 18 भेजे और जो हिंदू 377 किए थे और हिंदू को नाम काटा गया है। आप बोलिए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कोई अपने देश में विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकता। इसके लिए सुकांत मजूमदार बोल रहे हैं कि एसआईआर बंद होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं एसआईआर बिल्कुल बंद होकर चुनाव होना चाहिए। हम नहीं बोल रहे, सुकांत मजूमदार बोल रहा है, सुकांत मजूमदार बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल रहा है। जाइए आगे हिंदू को ऊपर कैसे टॉर्चर भारतीय जनता पार्टी आपको मालूम है। यहाँ पर अपनी बात भी नहीं कह पाएगा क्या? लाठियां बरसाकर उसकी आवाज बंद करा दी जाएगी? संजय सरकार जी बिल्कुल लाठियां नहीं बरसाए, लेकिन वो एक एम्बेसी जो रहता है, अगर दिल्ली में भी ऐसा होता है पुलिस में उसको भी टैकल, लॉ एंड ऑर्डर टैकल करने पड़ता है। लाठी बरसाया जाता है जब उसको अंदर में घुसने जा रहा था, घुसने तो नहीं दिया जा सकता। एक डिप्लोमेटिक के हिसाब से बोलिए ना, मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान दिया कोई बयान नहीं दिया। तनेजा जी को दिखाइए प्लीज। चित्रा जी, इशिका जी, मेरा ये सवाल है, आप लोगों की ओर से लगातार आवाज अपनी बुलंद की जा रही है, आपको लग रहा है कुछ असर होगा अब इसका? इशिका जी देखिए चित्रा जी, मैं 2-3 बातें बोलना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये बात बोलना चाहूंगी कि जितनी जिहादी मानसिकता हमें यूनुस जी की दिखाई दे रही है, वही सेम हमारे को दीदी जी की भी दिखाई दे रही है। उन दोनों जिहादियों में कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। देखिए, मैं एक नॉर्मल प्रताड़ित हिंदू हूँ, ना मैं वीएचपी से हूँ, ना मैं बीजेपी से हूँ, ना मैं क्या कहते हैं संघ से हूँ। मैं एक नॉर्मल हिंदू आवाज हूँ जिसको बार बार प्रताड़ित करा जा रहा है। वो दीपू नहीं चल रहा है, वो हम भी चल रहे हैं, क्योंकि आज अगर हम नहीं आवाज उठाएंगे तो कल को हमारे को भी उसी तरह ही, जैसे इस जिहादी यूनुस की वजह से उसकी खुद की मिलिट्री, उसकी खुद की पुलिस ने दीपू को इन जिहादियों के हवाले कर दिया था और उसको जलाया गया था, और वहां की मिलिट्री वहां की वीडियो बना रही है और कोई कुछ नहीं कर रहा है। और दीदी आज उसके खिलाफ आवाज उठाने की जगह उसको सपोर्ट कर रही है। उनको क्या लग रहा है, अगर वो आज हुमायूं को अपनी पार्टी से बाहर निकाल देगी बाबरी मस्जिद के लिए और पीछे से पैसे देगी, तो हम हिंदुओं को दिखाई नहीं देगा? हम हिंदुओं को साफ साफ दिखाई देता है कैसे नकली नोट छापे जा रहे हैं खुलेआम, कैसे बॉर्डर्स खोल दिए जाते हैं सारे जिहादियों को अंदर आने के लिए, कैसे वहां की पुलिस खड़ी नहीं होती है वेस्ट बंगाल में। जब किसी हिंदू को प्रताड़ित करा जाता है वो कभी कोई एक्शन नहीं लेती है, और फिर वो एक्सपेक्ट करती है कि वो हमारे देश में वहां पे एक राज्य की पढ़े लिखे करके आए तो बोलिए, पढ़े लिखे नहीं करके तो बॉर्डर बंगाल पुलिस नहीं खोलता है, बॉर्डर बीएसएफ खोलता है। आपको इतना भी जानकारी नहीं है, अब हिंदू करते रह गया। अगर जब हिंदुओं का मंदिर तोड़ा जाता तो कहाँ रहता है? हिंदुओं का मंदिर जब तोड़ा जाता है तो जब भोलेनाथ को जब बेरी लगा कर लेके जाए तो आप कहाँ रहता है? क्या बात है? आप इसको निंदा कर सकते हैं बिहार के समस्तीपुर के लिए? नहीं कर सकते आप। बिहार के समस्तीपुर के लिए आप नहीं बोल सकते हैं। मेरे भगवान महादेव को जिस तरफ से करते हैं आप नहीं बोल सकते हैं। नकली हिंदूपन मगुल मच्छी का रोना है बंद कर दिए। हम हटा दिए गए, ईरान से हम हटा दिए गए, हम पाकिस्तान से हटाए जा रहे हैं, हम अफगानिस्तान से हटा दिए गए, वेस्ट बंगाल में सेम हाल हो रहा है, बांग्लादेश में सेम हाल हो रहा है। अब हमें बॉर्डर किसके अंडर में होता है? बंगाल के गृहमंत्री के अंडर में होता है। आपकी तरफ से जाकर पूछिए पहले। हमें उनकी मातृभूमि से हर बारी वापस नहीं लेकर आना है सारे हिंदुओं को। बिल्कुल, आप तो बांग्लादेश से जिसको लेकर आने चाहते हैं हिंदू लोग, आप लोग कैसे बॉर्डर में ढकल देते हैं उसको? बॉर्डर में जितना हिंदू इस बार गए बांग्लादेश में, हम सोच रहे हैं वही घटना फिर उन लोगों के साथ जमात और जिहादी लोग करेंगे। जमात और जिहादी लोग इस तरीके से घुसपैठियों को तो रोकेंगे ना? मेरा ये सवाल है, जब सीए होता है, नहीं सुनिए सरकार जी, जब होता है सीए एनआरसी तो उसको लेकर पेट में दर्द होने लगता है। अब बैठकर आप लोग यहाँ पर हिंदू हिंदू गा रहे हैं, ये तो गलत बात है ना? पेट में मेरा दर्द नहीं होता है। जो अवैध तरीके से घुसेगा उसको तो बाहर करेंगे नहीं करेंगे। पर आया है पीड़ित हिंदू लोग आए हैं बांग्लादेश से, सब कुछ बेच के लिए तो है जाने के रास्ते में यहाँ का मुसलमान अगर बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं तो बॉर्डर देखने के लिए बीएसएफ है। एक बार शरीयत खान जी, उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगी। राकेश सिन्हा जी आ रही हूँ। शरीयत खान जी, अभी क्या हालात हैं बांग्लादेश में? अब वरिष्ठ पत्रकार है वहां के। शरीयत खान जी, अभी जो हालत है यहाँ पर ममिन सिंह में जो घटना हुआ था, तो हम लोग देखा कि वो सिर्फ पॉलिटिकल सिचुएशन के लिए ही हुआ था, क्योंकि आप लोग जानते हैं उसकी थोड़े 2 दिन पहले हमको हमारी यह तरफ इस तरफ
इंकलाब मंच की प्रेसिडेंट को गोली किया था, अटैक हुआ था। तो उसके बाद सब लोग बोला था कि जो अटैकर है वो इंडिया भाग गए। तो देन बंगाल में जो है ना, कुछ लोग ऑल टाइम अगेंस्ट इंडिया माइंड सेट कर बैठे हैं। तो वो लोग अगेंस्ट इंडिया जो माइंड सेट कर बैठे, वो लोग आंदोलन किया। देन उस टाइम पे बांग्लादेश की दो मीडिया, प्रथम आलो एंड डेली स्टार को भी वहां पर भी हमला हुआ। तो यही हम लोग देखा कि ये ओनली पॉलिटिकल सिचुएशन की बात है। हाँ। तो और कोई नहीं। आप लोग जो बोलता है ये हिंदू और मुस्लिम, यहाँ पर कुछ लोग है, सब सिचुएशन की ठिका कि सब सिचुएशन की फायदा लूटना चाहते हैं। तो वहाँ पर भी लाइक यह हुआ है। आपको मालूम है श्यामल सरकार और बीबू रंजन पर भी एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, एक बार बात पूरी हो जाए, बांग्लादेशी पत्रकार एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। आप जानते हैं 24 जब आमली भाग गया, उस तरफ आमली हटने से बाद यहाँ पर बहुत हिंदू को ऊपर मुस्लिम के ऊपर भी हमला हुआ था। तो दिन बंगाल जो है वो लोग मुस्लिम, दे आर ऑल प्रोटेक्ट द हिंदू आप लोग की हिंदू मंदिर एंड हिंदू हाउस, दे ऑल नाइट एंड डे। अरे ये आपकी जिम्मेदारी भी है शरीयत खान जी, ये आप लोगों की, ये बांग्लादेशी मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि अल्पसंख्यकों को वहां पर प्रोटेक्ट किया जाए। बांग्लादेश को हमेशा ये याद रखना होगा कि 1971 में अगर आप अस्तित्व में आए तो वो भारत की वजह से आए। हमारे हजारों सैनिकों ने बलिदान दिया था बांग्लादेश के आवाम के लिए ताकि वो खुले हवा में सांस ले सके। हम लोगों ने आपके पीछे खड़े होकर पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी ताकि आप लोग महफूज रहें, आप लोग सुरक्षित रहें, आप लोग आगे बढ़ें। बांग्लादेश की तरक्की में हमेशा भारत खुश होता रहा, लेकिन वहां पर जब कट्टरपंथी जमातें अपनी ताकतों को मजबूत करती हैं और कई लोग भी उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं तो सवाल पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जलाकर एक व्यक्ति को मार दिया जाता है जबकि उसकी कोई गलती नहीं है, और वहां पर सब तमाशबीन बने रहते हैं। दीपू दास का मरना एक व्यक्ति का मरना नहीं है, वो इस अल्पसंख्यक व्यक्ति का मरना है जिसकी सुरक्षा में पूरी तरह से मोहम्मद यूनुस वहां पर नाकाम साबित हो रहे हैं। अपने चुनाव लड़े, अपने चुनाव हारे, वहां पर कट्टरपंथी जमातें आए, जो भी आए, लेकिन अल्पसंख्यकों की, हिंदुओं की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है जिसमें वो पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। और यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ भारत यहाँ पर वैसे ही घुसपैठियों को भगा रहा है, भारत किसी को नहीं रख रहा है। यहाँ पर अपना अब जो भी है बांग्लादेश अपना देखे, यहाँ पर वैसे ही ज्यादा लोग हैं जो घुसपैठिए हैं, उनको बाहर करने की कोशिश की जा रही है। श्यामल सरकार और अब मैं आपके पास प्रदीप बीबू रंजन सरकार को ऊपर इतना टॉर्चर किया है, इतना टॉर्चर किया, वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गया। तो प्रदीप भंडारी जी, लेकिन सवाल देखिए, विपक्षी दल जो भी बोले, लेकिन सरकार के हाथों में ताकत है, आप सुरक्षा दे सकते हैं। उसके लिए किससे बातचीत हो रही है, किस तरह से आगे बढ़ रही है भारत सरकार, इसका जवाब तो आपको देना होगा ना। अभी सीए एनआरसी की बात नहीं हो रही है, अभी बात हो रही है बांग्लादेश में अगर अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं तो उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है। प्रदीप भंडारी जी, व्यापार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चित्रा जी, कोई भी इनिशिएटिव अगर सरकार डिप्लोमेटिकली या स्ट्रैटेजिकली लेती है तो ये नेशनल इंटरेस्ट के अंदर है कि जब वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही देश की जनता को इसके बारे में पता चले। हमने ये पूर्व में भी देखा गया है, ये लोग क्या कहते थे ऑपरेशन सिंदूर के पहले, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उसके बाद हमारी सरकार ने, हमारी फोर्सेस ने खुलेआम से ऑपरेशन सिंदूर किया और हमारे राष्ट्रीय हित को प्रोटेक्ट किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय हित को प्रोटेक्ट किस तरीके से किया जाता है, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी तरीके से सचेत है और पूरी तरीके से वो स्टेप्स लेना जानती है। अभी हमने एमईए ने क्लियरली कहा है कि बांग्लादेश की सरकार को वहां पे हिंदुओं को प्रोटेक्शन देना उसकी जिम्मेदारी है।
पर साथ में हम इस सिचुएशन पे 24 घंटे नजर बनाए रखे हैं। पर मैं एक बड़ी बात यहाँ कहना चाहूंगा, यहाँ सब लोग पैनल में बैठे हैं, अभी तक आपका शो नंबर 1 शो एबीपी न्यूज ना अपना गृह मंत्री जी कुछ बोला बॉर्डर के लिए, आप कुछ देखो। अभी तक एक बार भी खुलकर किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि बांग्लादेश के अंदर हो रहे हिंदू प्रताड़ित इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ जो है वहां के कट्टरपंथी खुलकर खड़े हो रहे हैं। और आज ये कहे तो सही कि सीए के पक्ष में ये यूसुफ पठान, इनके नेता ये चाय पिया कर रहे थे जब हरगोविंद दास और चंदन दास को ऑलरेडी कर दिया गया है, ये बॉर्डर की बात करते हो गया है, लाइफर हो चुके हैं, कोर्ट ऑलरेडी कॉन्विक्टेड कर दिया है। खबर ले लीजिए, इसको प्रशासन बोलता है, गुड गवर्नेंस बोलते हैं, बोलो सीए इसके लिए बोलता है ममता बनर्जी दीदी देश का मेडल भी है, मॉडल भी है, देश का मॉडल और मॉडल बोलता दीदी है, प्रूफ कर दिए हैं। प्रदीप भंडारी का हो, आपको प्रधानमंत्री जो है सिर्फ व्यापार करने के लिए आता है, बांग्लादेश में बिजली देंगे, गैस पाइपलाइन का काम करेंगे, उनका मित्रों करेंगे और 4 आदमी जो प्राइवेट जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी देश को चला रहा है, 4 आदमी मिलकर पब्लिक लिमिटेड कंपनी का देश को चला रहा है। ये देश एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर चल रहा है, कोई सरकार नहीं चल रहा है, 4 डायरेक्टर है। अगर चित्रा जी इजाजत देंगे तो 4 डायरेक्टर के नाम भी हम बता देंगे। अगर चित्रा क्या हिंदू पब्लिक लिमिटेड कंपनी चल रहा है देश में, सरकार नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर बांग्लादेश के भीतर हिंदू सुरक्षित नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही हो कि जिस भी चैनल से वार्ता करके उनकी सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम बढ़ाए जाएं वो करना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश की आवाम को यह ध्यान में रखना चाहिए, आपके वहां सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन वो बांग्लादेश जिस देश पर आप गर्व करते हैं उसके लिए भारत के सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। हमारे 4000 सैनिक मारे गए थे। वो बांग्लादेश जो 1971 में अस्तित्व में आया था, उसके प्रोटेक्शन के लिए हमने पाकिस्तान से बड़ी लड़ाई लड़ी थी, 13 दिनों से ज्यादा जो चली थी। पूर्वी पाकिस्तान में जो कत्लेआम हो रहा था, हम वो भारत हैं जिसने 1 करोड़ बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान के भीतर शरणार्थी के रूप में शपथ दी थी, उनको रखा था यहां पर। अब उसी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर इतना अत्याचार हो रहा है और वहां की जो बहुसंख्यक हैं वो चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। यह कतई भारत को मंजूर नहीं होगा। उम्मीद यही कि सरकार और विपक्षी दल इस मुद्दे पर राजनीति कम करें और एकजुट होकर भारत की आवाज को बांग्लादेश तक पहुंचाए ताकि दोबारा कोई दीपू दास वहां पर इस तरह की बेरहमी का शिकार नहीं होने पाए। आगे क्या रहेगी स्थिति, बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।